अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागो के का और मेरे साथ दो वरिष्ठ सहयोगियों का, वरिष्ठ पत्रकार श्री मन्नू श्रीवास्तव और श्री निगम गुप्ता जी, जो अपने पूरे जीवन में बहुत महारत रखते हैं, मीडिया की भी महारत रखते हैं। और आप दोनों का धन्यवाद देते हुए आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम बस तीसरे चरण के अंतिम तरफ हैं। कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। असीम अनुभव आपका है। चुनाव में जो कुछ फर्स्ट फेज से लेकर सेकंड में, अब थर्ड में होने जा रहा, पहले हुआ है, बहुत उतराव चढ़ाव जो हैं वो सामने हुए हैं। इसमें क्या अब ये चुनाव परिणाम होगा, किस दिशा में जाएगा? मनु श्रीवास्तव, आपका स्वागत करते हुए पहले ओपनिंग रिमार्क्स आपके चाहूंगा इस विषय पर। देखिए, धन्यवाद हरबंश जी, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। ये जो तीसरा चरण है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जम्मू संभाग की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो इसी चरण में आती हैं, विशेषकर जिन्हें हम हिंदू बहुल इलाका बोलते हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, ये जो ज़िले हैं यही भविष्य की सरकार तय करेंगे। जो जिस तरह से चुनाव हुआ 2 चरणों में और अब आखिरी चरण में दाखिल हो रहा है, और अब चुनाव की गर्माहट भी बढ़ी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में हैं, प्रियंका गांधी वरिष्ठ कांग्रेस नेता जम्मू में हैं, और इस तरह से जो कल शाम तक मुझे जो जिस तरह से सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, उससे यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प और रोचक हो गया है ये तीसरा चरण। और हरमन जी, मैं आपका एक ध्यान लाना चाहूँगा, क्योंकि हमने 2-3 बार इस मुद्दे पे चर्चा की कि कांग्रेस और बीजेपी का मुख्य मुकाबला इस तीसरे चरण में कांग्रेस और बीजेपी में है। और जिस ढंग से कांग्रेस ने शुरू में ऐसा लगा था कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, कुछ दिनों से कांग्रेस दोबारा चुनाव मैदान में दाखिल होती दिख रही है। क्योंकि आपने एक बयान सुना होगा, देखा होगा उमर अब्दुल्ला का, जी, तो बड़ा महत्वपूर्ण बयान है कि उन्होंने भी कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की कि कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में, विशेषकर उन्होंने वर्ड यूज़ किया प्लेन इलाके में, जम्मू के प्लेन इलाके में ज़्यादा सरगर्म नहीं है, वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। और एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी को भी ये सलाह दी कि वो कश्मीर के बजाय जम्मू क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करें। ये परसों का उनका बयान है। तो इस विषय पे हमने चर्चा भी की थी कि कांग्रेस ने उस ढंग से यहाँ पे ना तो सीटों का वितरण किया और ना ही अपनी जो बड़े उनके स्टार प्रचारक हैं उनको इस क्षेत्र में भेजा। आज प्रियंका गांधी के आने के बाद मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बदलेंगी और ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2014 में जो सबसे बड़ी कमी रह गई थी चुनाव में कि कांग्रेस ने कुल 12 सीटें जीती थी। उन 12 सीटों में से एक भी ऐसी सीट नहीं थी जो हिंदू बहुल इलाकों से हो, हिंदू इलाकों से हो। तो उसका बड़ा एक संदेश ऐसा गया था कि हिंदू इलाकों में कांग्रेस को नज़रअंदाज कर दिया गया है लोगों द्वारा। और कुछ साथी पत्रकार हमारे उन दिनों मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से मिले थे, तो उन्होंने भी इस बात पे चिंता व्यक्त की थी कि मैं कांग्रेस के साथ कैसे अपनी गवर्नमेंट बनाऊं जब उनके पास मैंडेट ही नहीं है जम्मू रीजन का, विशेषकर जम्मू उन इलाकों में, जम्मू के उन इलाकों का यहाँ पे हिंदू बहुमत में है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अगर कांग्रेस ने भविष्य की सरकार में कोई बड़ा रोल प्ले करना है तो उसे यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। इन जो 4 ज़िले हैं यहाँ पे उसे उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, तभी वो भविष्य की सरकार में मुझे लगता है उनके लिए कोई भूमिका रहेगी। नहीं तो फिर एक बार 2014 वाली स्थिति बन सकती है। बाकी जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी हम बात करेंगे जी। इससे पहले कि मैं श्री निगम गुप्ता के पास जाऊं, मैं पुनः आप ही से मनु जी 2 बातें करूंगा। और मैं तो आपका धन्यवादी हूं कि इस चैनल में आपने पहले भी जो 2 मेरे साथ बहुत अच्छे कार्यक्रम किए, हर जगह बहुत प्रशंसा हुई। और खास करके मनु श्रीवास्तव जी, जब उस प्रशंसा करने वालों में जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक अपना जीवन जो है आईएएस आईपीएस के रूप में दे चुके हों, सेवानिवृत्त हों, बुद्धिजीवी हों, चाहे जम्मू विश्वविद्यालय की बात है या कॉलेजेस की बात है, जब वो इस बात को माने कि जो कार्यक्रम था उसमें जो आपने कहा उसकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। और मुझे याद है जैसे आपने कहा, सबसे पहले अगर बात उठाई थी आप ही ने और हमने मिलकर कहा था कि
जो इस समय कांग्रेस कर रही है, जहां जहां होना चाहिए उस विकेट पे ना खेल कर वो दूसरी विकेट पर खेल रही है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला पे ध्यान दिया। ये तो जग जाहिर है कि जो वरिष्ठ पत्रकार आप जैसे है, सरकार उनकी कार्यक्रम को हर पार्टी देखती है, और ये बात हुई। इसके बाद कांग्रेस ने अब काफी सक्रियता जो है मैदानी क्षेत्रों में की है और भी की है। ये आपका धन्यवाद है। हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी, हमारा आपका उसमें निगम जी भी शामिल है। हमारा सीधा एक फंडा होता, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। ये मैंने बात जोड़ी। निगम जी आपका धन्यवाद। जम्मू कश्मीर लद्दाख, बर्फीला रेगिस्तान लद्दाख है। कश्मीर धरती का स्वर्ग भी है, आतंकवाद से ग्रस्त भी है, चाहे सरकार दावे ठोकती है कि आतंकवाद खत्म हो गया। मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख का कोई भी वो ऐसा स्वास्थ्य विभाग जो है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, सब सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट हो, जो आपकी नजरों में रहा। एक तरफ से आप बहुत बड़े हेल्थ में प्रोवाइडर हैं और साथ में एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने विदेश के कई समाचार पत्रों में, टीवी में कंट्रीब्यूशन दी है। इवन मेरी प्रिंट मीडिया में, अंग्रेजी में आपने मेरा काफी जगह प्रिंट मीडिया में अंग्रेजी में भी सहयोग दिया, क्योंकि अंग्रेजी से ज्यादा मेरी हिंदी स्ट्रांग थे, कुछ जगह अंग्रेजी कम होती थी, आप मार्गदर्शन देते थे। अब पहला कमेंट आपका जो मन्नू जी ने कहा, अब आपकी बारी, योर फर्स्ट कमेंट, जो टोटली अब लास्ट लेग में हम जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, आपके विचार। बहुत बहुत शुक्रिया हरबंस जी। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो दो महान विभूतियां मेरे सामने बैठी हैं, उनके मुकाबले आपने 100/10 का एक बैलेंस बना के रखा है। मैं तो आपके 10% नहीं, पूरा बराबर बराबर रखा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस बनाऊं। ऊपर आप दो इकट्ठे हो गए, नीचे मुझे रख दिया। चलिए, नगोकी साहब, ऐसा है, किस दिशा में जा रहे हैं इसको प्रेडिक्ट कर पाना जो है वो इस समय बड़ा मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे। उसके दो कारण है। पहला कारण ये है कि अगर आज जनता मैंडेट देती है एक पार्टी के पक्ष में या एक विचारधारा के पक्ष में, जब वो विचारधारा उसकी एंटी विचारधारा के साथ एक कोलिशन बना के जब गवर्नमेंट बना देती है, तो जनता के साथ एक ठगी होती है। इसको हमें मानना पड़ेगा। और ऐसा समीकरण जो आ रहे हैं वो यही बन के आ रहे हैं। अगर मैं गलत हूंगा तो आप मुझे प्लीज गलत ठहरा दीजिए, लेकिन विचारधाराओं के साथ जो समीकरण बनेंगे वो इस समय एक क्लियर मैंडेट की तरफ नहीं जा रहे, जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है। तीसरा, जो पार्टियां, जिन पार्टियों को लेकर लोगों ने, खासकर एजुकेटेड क्लास, उन्होंने इस बार ये सोचा था कि जो पार्टी नेशन इंटरेस्ट में ज्यादा काम करेगी और पब्लिक इंटरेस्ट में करेगी, लेकिन नारे नेशन इंटरेस्ट के लगाएगी, क्योंकि हमेशा ये बोला गया कि हम जातवाद पे वोट नहीं देंगे, मुफ्त में चीजें बांटने पर वोट नहीं मांगेंगे। और जब इनके व्हाइट वो श्वेत पत्र देखो तो वही निकल के आया, जो जिसे हम इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, उसमें वही है जी, हम आपको मुफ्त पेंशन लगाएंगे, मुफ्त ये देंगे, मुफ्त बिजली। किसी ने भी नेशन इंटरेस्ट में बात नहीं की। वोट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी अचीवमेंट्स को लेकर मांगा गया। वो एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो हैं, मैं माफी चाहूंगा, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट लोग सब चीजों को पढ़ के वोट दे रहे हैं अगर, तो लोग ये सोच के वोट नहीं देंगे कि नेशन इंटरेस्ट में वोट किसको किया जाए। मुझे तीनों चारों पार्टियां जो हमारे खित्ते के इस समय चुनाव लड़ रही हैं, मुझे किसी में भी ये नहीं देखा किसी ने नेशन इंटरेस्ट में बड़ी बात की। हम भारत को एक पर्टिकुलर रिलीजन के बिहाफ पे ग्रो करेंगे, हम ये सब बांटेंगे, तो मेरा इस तरफ मानना है। तो एक क्लियर मैंडेट मेरे मन में नहीं आ रहा है इन सब चीजों को देखकर। आगे जैसे बढ़ेगी चर्चा, बात देखेंगे। मैं मनु जी का एक्सपीरियंस जरूर लूंगा और उनमें से बातें निकाल के करूंगा। लेकिन मैं इस बार ना थोड़ा सा उलझन में फंसा हूं कि किस चीज को देकर वोट दिया जाए। मनु श्रीवास्तव जी, निगम। मैं जी, जो आखिरी वाक्य बोला निगम जी ने, उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि सच में मतदाता बड़ी उलझन में है, क्योंकि उसके पास शिकायतों का ढेर है, बड़ी सारी शिकायतें हैं, बड़े सारे उनकी ख्वाहिशें भी हैं, कैसे ज़िंदगी उनकी बदले। जिस ढंग से पिछले 10 सालों में चुनाव नहीं हुए हमारे यहाँ पे, पूरे राज्य का नक्शा बदल गया। तो लंबे अरसे बाद जब चुनाव हुआ है तो लोग चाहते थे कि वो उन चीज़ों पे मोहर लगाएं जिनकी तरफ निगम जी ने इशारा किया। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ की राजनीति इस कदर इस तरह का रूप ले चुकी है कि मतदाता सच में उलझन में है।
और मैं बार बार उसी बात पे आऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमियां हैं, अपनी उसमें खूबियां भी हैं, और आज वो देश की बहुत बड़ी पार्टी है और उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, और उसका प्रचार तंत्र बड़ा मजबूत है, लोगों तक उसकी पहुंच बड़े अच्छे ढंग से वो कर पाती है, और सबसे बड़ी बात उनके पास मोदी जी हैं, वो अपने आप में एक स्टार है। जब वो बीजेपी को हम देखते हैं तो हम किसी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ भी देखते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में, मैं बाहर अपने प्रदेश के बाहर की बात नहीं कर रहा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने लोगों को मायूस किया है। जो एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, विशेषकर जम्मू रीजन में, वो कांग्रेस ने ही निभा पाई है। वो भी एक बड़ी उलझन है मतदाताओं के पास कि मतदाता वोट करना चाहता है लेकिन उसके पास बड़े थोड़े विकल्प हैं। वो जब उम्मीदवारों की तरफ देखता है तो उसका कुछ उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, उसकी उलझन और बढ़ जाती है। तो ये जो वर्ड यूज़ किया निगम जी ने, उलझन, ये सच में आज हमारी टैगलाइन होनी चाहिए थी कि मतदाता उलझन में है कि किसे वोट करे, क्योंकि जिस तरह से एक भ्रम बनाया गया है, जिस तरह से जो चीज़ें मतदाताओं तक पहुंचाई गई हैं, वो ग्राउंड पे नहीं है। वो ग्राउंड पे आज स्टेटहुड की जो मांग है वो बहुत बड़ी मांग है। लोग चाहते हैं कि हमारे स्टेट का दर्जा वापस लौटे। दरबार मूव की जो परंपरा थी वो बंद हो गई, उससे जम्मू का व्यापार जगत बहुत चोट खाया हुआ है। उसमें कारोबारी बड़ा परेशान है। आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कारोबारी से बात कीजिए, वो आपको पहली बात यही बोलेगा कि दरबार मूव दोबारा शुरू होना चाहिए। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि लोग जब वोट डालने जाएंगे तो वो जो दूसरा पक्ष है, जैसे हम क्योंकि जम्मू रीजन में कांग्रेस ही दूसरा पक्ष माना जाता है, उसे लेके बड़ी मायूसी है। कहीं जिस ढंग से सीटों का वितरण हुआ, जिस ढंग से कांग्रेस ने बड़े कैजुअल वे में चीज़ों को लिया, कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से जो चुनाव लड़ना चाहिए था, जैसे कि हरियाणा में लड़ रही है, जैसे कि पंजाब में हालांकि विपक्ष में है कांग्रेस लेकिन बड़ी मजबूत मानी जाती है, हिमाचल में बड़ी मजबूत मानी जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों बदकिस्मती है कि जम्मू में कांग्रेस वो स्थिति नहीं बना सकी एक मजबूत पार्टी की, एक मजबूत विपक्ष की। हम जब भी बीजेपी को लेकर कोई नुक्ताचीनी करते हैं तो हमें विपक्ष को भी नजर में रखना चाहिए कि विपक्ष ने भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई है, और उसी वजह से आज मतदाता उलझन में है कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है। जी निगम गुप्ता जी, दो चीजें आपसे जुड़ी हैं। एक, आप मेडिकल संस्थान में बहुत बड़े मेडिकल प्रोवाइडर हैं, और जो आपके पास महारत है, जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का कोई नहीं होगा, बल्कि एक मुझे याद आती है मेरे हजूर फिल्म, तो उसमें डायलॉग था, लखनऊ की कौन सी ऐसे फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते बेगम, चाहिए आपका अख्तर घर आ जाएगा। तो शायद ही कोई ऐसा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो जो आपसे परिचित ना हो, वहां की आपने देखा ना हो। मैं विशेष तौर पर इस चुनाव के अंदर ही स्वास्थ्य विभाग की बात करूंगा। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है स्वास्थ्य विभाग का, हर जगह आप देखें तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू इस में अपनी जानकारी देने के लिए। जो भी है, आज कल चुनाव समाप्त हो जाएगा और अभी तक हो सकता है हमने ना सुना हो, संभवतः हो सकता है मनु जी ने सुना हो, कम सुना हो, या आपने सुना हो। इस पूरे चुनाव प्रचार में हम बात करें, प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं, दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दूसरे, क्या किसी ने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इसको सुधारा जाए? ये आपका अनुभव लेना चाहूंगा। और क्या आपको लगता है कि इसमें पूरा चुनाव प्रचार में, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन वोटर का स्वास्थ्य विभाग से है, क्या वो उलझन में देखिए है सर, और उसकी हाँ, उलझन दो जी। देखें, ऐसा है, आप तीनों चारों पार्टियों के इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लें, हेल्थ केयर का जिक्र ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारी इस समय जो प्रेजेंट रजीम चल रही है, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, उन्होंने जो स्कीम्स लाई थी 2019 में, जब ये हमारा 370 आर्टिकल एबॉर्शन हुआ था, एब्रोगेशन हुआ था सॉरी, उस समय भी एक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई थी। हम हमेशा जम्मू खित्ते के लोग एक शिकायत करते रहे जी, जम्मू के मुकाबले कश्मीर में तरक्की ज़्यादा होती है, और उसका सेहरा हम सरकारों के नाम डालते रहे, जहाँ उसका इल्ज़ाम जो है सरकारों को देते रहे। इस बार तो सरकार भी ऐसी नहीं थी।
बिल्कुल सेंटिमेंट जो थे वो राष्ट्रीयता के साथ अपने राष्ट्र के साथ और जम्मू के साथ जुड़े हुए थे। तो भी इस पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जिनमें 1000 बेडेड हॉस्पिटल भी है, वो कश्मीर में ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं और जम्मू में एक भी नहीं। और जो मैं अपने फील्ड के लोगों को जानता हूं, वो ये बोला जाता है कि काम उसी का हो रहा है जिसकी सिफारिश अच्छी है, जिसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं एक ब्रोकरिज्म काइंड ऑफ जो कल्चर है वो डेवलप हुआ पड़ा है। जबकि सरकार ने दावे किए थे कि हम एक सिंगल विंडो सिस्टम चलाएंगे। दूसरी, मन्नू जी की बात में मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, दरबार मूव का उन्होंने जिक्र किया। नगोकी साहब, ये प्रथा महाराजा हरि सिंह ने चलाई थी। हमने उनके जन्मदिन की छुट्टी लेनी भी चाहिए थी, हमारे महाराजा हैं, बट क्या हमने उनके कामों की कहीं उनको आगे बढ़ाने को लेकर कोई एजिटेशन देखी? लीडरशिप के मायने ये नहीं होते। लीडरशिप के मायने ये होते हैं कि आप जो भी समाज में अच्छी चीजें हो रही हैं उनको आगे बढ़ाएं और जो बुरी हैं उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करें। हम हिंदू, हम हिंदुस्तानी, हम राष्ट्रवादी, इसके नारे तो काफी लगे। फिर उसके बाद महाराजा जी की छुट्टी भी हमने ली और उसको उसका जश्न भी हम आज मना रहे हैं और वो छुट्टी एंजॉय भी कर रहे हैं। बट मैं माफी चाहूंगा, दरबार मूव की जो प्रथा थी वो महाराजा हरि सिंह ने चलाई थी ताकि दोनों खितों में एक बराबर डेवलपमेंट हो। बट आज भी मैं माफी चाहूंगा, उसको लेकर कोई फुल प्रूफ सिस्टम, कोई पॉलिसी नहीं है जो की जाए। तीसरा, आपने बात करी स्वास्थ्य का, बहुत बड़ा वोटर है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सरकार को वोट करें या ना करें, ये उनके अपने पर्सनल उनका कॉन्शियस एलो करती है तो करे ना करे, बट पब्लिक इंटरेस्ट में या नेशन इंटरेस्ट में जम्मू हेल्थ केयर में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। तीसरा, मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आपको बता दूं, आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिधर पावर कंटेनमेंट एक फैशन है, सिवाय जम्मू कश्मीर के। करोड़ों रुपया सरकार ने वेस्ट किया। पहले स्मार्ट मीटर्स की तरफ बातें की गई, दूसरे मीटर लगाए गए, फिर बोला जी आप आज के बाद तो बिल्कुल जीरो कट होगा। ये ऐसे ऑर्डर नोटिफिकेशन आए, जैसे कल एक नोटिफिकेशन आया था 30 तारीख को छुट्टी, फिर उसको शाम को अमेंड किया गया। मुझे लगता है ये कहीं कहीं ना कहीं मजाक हो रहा है। जहां जो लोग बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, शायद वो मेंटली कहीं और होते हैं और काम कहीं और कर रहे होते हैं। ये इसका संज्ञान बड़े सीरियसली लेना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ मजाक होता है। और ये मजाक जो है ये सिर्फ दलगत जिसे राजनीति है उससे नहीं ठीक होगा। हमें एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स को आगे लाना पड़ेगा, समाज के हर चीज को। जैसे आप अभी बात कर रहे थे, हम चौथे प्रहरी हैं, चौथे प्रहरी की तो सुनिए, वो भी तो कुछ कह रहा है बेचारा, कहना चाहता है। अगर जो किसी एक पर्टिकुलर रजीम के खिलाफ बोल देता है उसके खिलाफ एक्शन हो जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जिसे बोला जाता है एक फ्री हैंड, या जिसे बोला एक बिल्कुल आजाद सोच के साथ हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आज हम वो भी शायद एंजॉय नहीं कर पाते। ये मैं मन्नू जी और आपसे ज्यादा सुन सकता हूँ, आप एक्टिव जर्नलिज्म में हैं दोनों इस समय। तो ये चीजें जो हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो राजनीति इनको सुपरसीड कर रही है और इन पे हावी हो चुकी है। मेरा ये मानना है, ये मेरी पर्सनल राय है। मनु जी, बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक, दिल को यानी कि हमें हिला दिया उन्होंने बात करके, हमारे जख्मों को उन्होंने हरा कर दिया। उस पर निश्चित तौर पर बात करेंगे। जैसे निगम जी ने कहा कि हम दोनों ही 80 के दशक से पत्रकारिता से जम्मू कश्मीर में जुड़े हैं। पर पहले आपसे दर्शकों के लिए ये जानना चाहूंगा मनु शिरवत से, जो बहुत ज्यादा मतदाता उलझन में है और जिस तरीके से शुरू में बहुत बड़ी खुशियां मनाई गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प जम्मू कश्मीर में आ गया है, वो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन। बहुत मैंने आम बात की, जरूर आपके पास भी ऐसे प्रमाण होंगे। तब मनु शिरवत बड़ी खुशी थी कि अब जो दोनों मिलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर करीब को थोड़ी सीटें कम दी, मगर साथ ही साथ इनका बन नहीं पाया था। और तभी आप देखें कि जब चुनाव की घोषणा फर्स्ट सेकंड की हुई, उसके पहले ही इन्होंने अपने कैंडिडेटों को उतारा। वो साफ नजर आता था कि ऊंट वहां की स्थिति काफी है, टिकट में इसको दूं या उसको दूं। खामियाजा आपके सामने आया। मगर जो आशाएं थी वो बिल्कुल मन्नू जी जब मझधार में थी, डूबती नजर आई। शुक्र है जो उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को कहा तो थोड़ी कांग्रेस उभरी और उन्होंने अपना जम्मू में अब आधार बना, जम्मू में प्रचार शुरू किया है।
मनोज श्रीवास्तव, ये कहीं ऐसा तो नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोची समझी रणनीति थी कि साइयां किदे वधाइयां किदे गठबंधन किसी के साथ, जब रिजल्ट आए तो हम कहीं और चले जाएं? क्योंकि ये तो आप मानोगे, मुंबई की बरसात का, नेता की बात का और एक्टर के जज्बात का विश्वास ही ना करिए, मगर मनु जी, पहले कार्यक्रम में मैंने आपको एक डायलॉग कहा था कि जो पुराना डाकिया है ना, लिफाफा देख के मजबून भाप लेता है, मन्नू श्रीवास्तव से कोई चीज छुपी नहीं हुई है। आपका ये अनुभव चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए इस सीधे प्रसारण में। हरबंस जी, आपके सवाल पे आने से पहले एक हल्की सी करेक्शन करना चाहूँगा निगम जी, छोटे भाई की। जो दरबार मूव की परंपरा वो 1842 में महाराजा रणबीर सिंह ने शुरू की थी। हाँ, और आगे बाकी, हाँ, मतलब माफी के साथ नहीं, यही बहुत अच्छी बात है। दिस इज गुड वन। यही पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता यही होती है। जिन मुद्दों पे निगम जी ने ध्यान डालने की कोशिश की वो सचमुच बड़े ज्वलंत इशू हैं। जैसे स्वास्थ्य को लेके जम्मू रीजन पूरे की क्या हालत है, ये हम सबके सामने है। सरकारी अस्पतालों में क्या है, जम्मू का मेडिकल कॉलेज जो सबसे बड़ा इकलौता मेडिकल कॉलेज, आज उसकी हालत क्या हो चुकी है, सबको पता है। और ये बड़े दुख की बात है कि अभी तक हम सब लोग जिम्मेवार हैं उसके लिए, सरकारें तो हैं ही है, लेकिन अभी तक इस तरह के मुद्दे हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रखते, और ना हम इस तरह के मुद्दों को लेकर वोट करते हैं। ये जम्मू के लोगों को सोचना होगा कि अगर जम्मू की वो सचमुच जम्मू का विकास चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अन्य राज्यों के मुकाबले हो या कश्मीर के साथ जब अपनी तुलना करते हैं, तो कम से कम उन मुद्दों पे थोड़ा सा गंभीर हो जाए, जम्मू का मतदाता गंभीर हो जाए, जम्मू के नेता गंभीर हो जाए, जिनमें स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। और वाकई निगम जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस ढंग से 10 सालों में काम हुए हैं वो साफ लगता है कि बड़ी कैजुअल सी अप्रोच है। कभी ऑर्डर कुछ निकलता है, उसको फिर बाद में रेक्टिफाई किया जाता है। अभी बिजली का जिक्र किया, कर्टेलमेंट का, पहले बड़े ज़ोर शोर से एक चीज़ लाई गई कि प्रीपेड सिस्टम लागू किया जाएगा कि आपने जितनी कंज्यूम करनी है बिजली उस हिसाब से आप अपना, लेकिन वो गुपचुप ढंग से वो ऑर्डर वापस ले लिया गया। लोग परेशान है, पहले वो सिस्टम को समझने में उन्होंने टाइम लगाया, जब समझ गए तो वो प्रीपेड वाला बंद कर लिया। तो मैं वापस लौटता हूँ राजनीति पे, क्योंकि हम दोनों का प्रिय विषय राजनीति है। स्वास्थ्य पे किसी दिन ज़रूर चर्चा करेंगे निगम जी के साथ। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने हरमन जी, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, कभी भी कोई भी खेल हो सकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं। यहाँ ये ऐसा खेल है कि इसमें ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा है और लगभग हर सीट पे उसने बड़ा ध्यान दिया है। विशेषकर जब उम्मीदवारों का चयन किया, ये हमें मानना पड़ेगा कि एक छोटा दल होने के बावजूद, एक क्षेत्रीय दल होने के बावजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस ढंग से ये चुनाव लड़ा है उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। जैसे पाडर से पूजा ठाकुर नाम की एक महिला को नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैदान में उतारा, आज वो सुनील शर्मा को परेशानी में डाल चुकी है। जैसे सुरेंद्र चौधरी नौशहरा से चुनाव लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो रविंद्र रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके लिए परेशानी बन गए हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदू इलाकों में भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ चुनाव लड़ा है। उसके मुकाबिल अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस का शुरू से ही चुनाव में जो उतरना वो मेरी समझ से परे था कि जिस ढंग से आनंद फानन में प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, वकार रसूल वानी की जगह तारिक हमीद कारा को बना दिया गया, अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो अभी तक तो जम्मू आए नहीं, वो उन्हें जम्मू के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का नहीं पता, उन्हें तहसील लेवल के कार्यकर्ता का नहीं पता, ज़िला स्तर के लोगों का नहीं पता। तो कब वो अपना होमवर्क करेंगे और कब वो चुनाव में लोगों तक पहुंच पाएंगे? तो ये चीज़ें। और फिर अभी आपने देखा कुछ दिन पहले 2 वर्किंग प्रेसिडेंट और बना दिए गए। पहले 2 वर्किंग प्रेसिडेंट ऑलरेडी थे, रमन भल्ला और ताराचंद, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, और अब 2 और बना दिए गए। तो पार्टी किस ढंग से चुनाव लड़ रही है, ये सच में ही इसके ऊपर आने वाला टाइम में हम कई चर्चाएं कर सकते हैं। और मुझे जो लग रहा है, अगर कांग्रेस ने ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो जो नई सरकार बनने वाली है कांग्रेस या एनसी की, अगर जो बड़े लोग दावे कर रहे हैं, कुछ सर्वेज भी आए हैं इस तरह के,
उसके ऊपर संकट खड़ा हो सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं समझता हूँ कि राजनीति, हर राजनीतिक दल को हक है कि वो अपने ऑप्शंस खुले रखे, और यही राजनीति है। अगर हम देखें तो यही राजनीति है, हर कोई सत्ता के लिए लड़ रहा है। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कल को कोई और किसी और ऑप्शन पे विचार करती है तो उसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ गेम है, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कल कुछ किस तरह से परिस्थितियां 8 अक्टूबर के बाद क्या टर्न लेती हैं, किस तरफ गेंद पाला गिरता है, वो 8 अक्टूबर के बाद साफ होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस ने जिस ढंग से ये चुनाव लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ा है। अभी 1-2 दिन में कितना वो रिकवर कर पाएगी, कितना उसमें वापस मैदान में लौट पाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के उम्मीद थी कि कांग्रेस इस बार कुछ अच्छा करेगी, और हम सब लोग, जैसे निगम जी ने भी इशारा किया, आपने भी बात की, कि हम सब लोग भी चाहते कि 10 साल बाद जब चुनाव हुए तो हार जीत बात की बात है, लेकिन कम से कम कहीं प्लेइंग लेवल फील्ड तो सेम रहे, वो ही नहीं बन पा रही। कई सीटों पे तो एक तरफा मैच मुझे नजर आ रहा है। तो ये चीजें कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। जी निगम जी, चूंकि मैं और मन्नू जी कम ही कश्मीर में जाते थे, मगर एक समय था कश्मीर में कोई भी बड़ी घटना होती थी, हजरत बल महासरा हुआ, चरार शरीफ हुआ, आतंकवाद हुआ, मन्नू जी हम वहां जाते थे। अब इतना नहीं जाते जितना आप कंटिन्यूसली आप श्रीनगर जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, आप कश्मीर में जाते रहते, क्योंकि आपका जहां जम्मू के पत्रकारों के साथ बहुत अच्छा सहयोग है, और मैं समझता हूँ उतना ही सहयोग आपका कश्मीर के मीडिया वालों से है, तो आप उनसे बात करते रहते हैं, जाते भी रहते हैं। मैं आपसे विशेष तौर से पूछना चाहूंगा, उसमें फिर कह लीजिए कि उसमें और सोने पर सुहागा मन्नू जी से करवाऊंगा। एक नया जो घटनाक्रम राजनीति में आया, इंजीनियर रशीद जी का, 2 बार वो एमएलए रहे हैं, लोकसभा का चुनाव उन्होंने जेल में रहकर लड़ा और थम्पिंग मेजॉरिटी से 2 बड़े बड़े स्तंभों को उन्होंने धाराशाही कर दिया। इसके बाद शपथ ले ली, फिर वो जेल में चले गए और राजद्रोह के उन पर मुकदमे चल रहे हैं, मगर फिर उनकी जमानत भी होगी। ये तो खैर माननीय न्यायालय जो कहता है वो सर्वोपरि होता है। मगर जैसे वो बाहर आए, बहुत सी निगम भी आपने देखा था, कुछ प्रश्न चिन्ह थे, ये सरकार का आदमी है, जैसे हम कहते थे बीजेपी भी पार्टी है, मगर जैसे ही उन्होंने तिहाड़ जेल के बाहर कदम रखा, जो उन्होंने बयान दिया, भारत के मीडिया में तो छपा पर कम छपा, मगर विश्व भर में मानवाधिकारों को जो उन्होंने बात की कि जो हाल यहाँ पर कश्मीर के लॉकअप में हुआ है, और फंटूश की जो उन्होंने बात की, वो दिल दहल चुका है। और इसके बाद जो उन्हें समर्थन मिला, साथ में जमाते इस्लामी आ गया, और सच्ची बात यह है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी घबराई है, पीडीपी घबराई है। आपने जो देखा, आपसे जानना चाहूंगे सीधे प्रसारण में, मन्नू अपना निगम जी, इसका क्या असर होने जा रहा है? क्योंकि वही जो मन्नू जी ने कहा था, हमें सब्जेक्ट ही होना चाहिए कि उलझन में है, थर्ड फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, 40 सीटें हैं। आपको क्या सर, लगता है सर? मैं एक अपनी रीडिंग आपको बताऊं। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए बड़ी मैच्योरिटी के साथ कि भीड़ को देखकर आप तेल के धार की अंदाज नहीं लगा सकते। आप ही ने कहा कि रशीद इंजीनियर साहब ने जेल से चुनाव लड़ा, तो ना कोई बड़ा उनके वो किसी रैली को एड्रेस कर पाए ना कुछ, तो मैंडेट उनको कैसे मिला? इसलिए लोगों का जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं चीजों को देखकर, आज अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता में एक बहुत बड़ी तादाद, पढ़ी लिखी तादाद है। मैं कल एक डेली एक्सेल्सियर, कल या परसों की डेली एक्सेल्सियर में एक न्यूज पढ़ रहा था, कोई नासिर असलम खान साहब है शायद, कोई नाम में शायद नासिर हुसैन साहब है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एमपी, उनकी एक बहुत बड़ी न्यूज छपी थी। हमारे एक पत्रकार साथी हैं गोपाल शर्मा जी, उन्होंने छापी थी वो खबर, जिसमें कांग्रेस ने ये लिखा था कि हम अग्निवीर जो स्कीम है उसको डेमोलिश करेंगे। दो चीजें समझने वाली हैं पैरेलली इसके, कि बीजेपी के जो लोग हैं, जहाँ बीजेपी के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनमें देखा जाए तो वो कहते हैं अग्निवीरों को आने वाली नौकरियों में प्रेफरेंस दी जाएगी। ये क्या है? क्या ये चीजें हवा में नहीं है? आप अग्निवीर को अगली नौकरी में प्रेफरेंस देंगे, मीन जो एलिजिबल होगा वो प्रेफरेंशियल कैंडिडेट से नीचे नीचे रह जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब है जहां तो उसको आप
मार्क्स में प्रेफरेंस देंगे, जहां उसको सिलेक्शन में प्रेफरेंस देंगे। ये कहीं ना कहीं बातें हवा में, और लोग इन चीजों को सुनते हैं और पढ़ते हैं। मैं माफी चाहूंगा, एक तरफ आप खुद कहते हैं कि भारत का मेजॉरिटी वोटर इस समय यंग वोटर है, यंग वोटर नौकरियों के लिए भी जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल में क्या हुआ वो आप सबने देखा, कितनी नौकरियां क्रिएट हुई वो सबने देखी। तो मैं ये समझता हूं, मेरा ये मानना है पर्सनल, कि कश्मीर के लोग अपने फ्यूचर्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वो ये नहीं है वो वोट किसी पार्टी को मतलब कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को, वो उसकी पॉलिसीज को वोट देते हैं। जम्मू में भी ये तादाद बढ़ रही है धीरे धीरे। बट अगर पॉलिसीज की बात की जाए तो मैं माफी चाहूंगा नगोके साहब, मुझे ये बोलना बड़े एहतियात के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आज पॉलिसीज, मेजॉरिटी ऑफ पॉलिसीज आर इन द विंड्स। आप हवा में पॉलिसीज नहीं बना सकते। आप किसी को प्रेफरेंस अनाउंस कर रहे हैं, मीन जो एलिजिबल है, जो बेचारा पिछले 10 साल से वेट कर रहा है कि आप कब नौकरियां निकालेंगे, तो वो बेचारा आज भी एलिजिबल नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं ये चीजें समाज को डिवाइड करती हैं, और ये डिवीजन जो है वो उस सोच, उस विचारधारा की तरफ चला जाता है जो जेलों से बाहर आकर इलेक्शन लड़ती है। ये मेरी पर्सनल राय है, पर्सनल फीलिंग है। मनु जी, ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग कहते थे सोशल मीडिया में, मनु श्रीवास्तव जी, छोटा प्रोग्राम रहा 10 मिनट का, यही कहते थे सोशल मीडिया में 5 मिनट का बनाओ, हमें भी कोई इंस्ट्रक्शन होती थी। मगर मनु जी, जैसे अब दूसरा सिस्टम और आ गया है, उसमें तो 1.5 घंटे की वार्ता होती है, आपने देखा होगा पॉडकास्ट में 1.5 घंटे 2 घंटे में। हम 1.5-2 घंटा तो नहीं लेंगे, 10 मिनट भी नहीं हम लेंगे। आखिर में एक जो ज्वलता मुद्दा उठा है मनु श्रीवास्तव जी, और न केवल हम दोनों बल्कि तीनों ही प्रजातंत्र प्रहरी से जुड़े हुए हैं। जो कल का मनु श्रीवास्तव जी, आपने सरकारों का रोल देखा मीडिया के बारे में, माना उस वक्त प्रिंट मीडिया ना के बराबर, सोशल मीडिया सॉरी, ना के बराबर था, टेलीविजन तो था। अब सोशल मीडिया में मनु जी ऐसा तो नहीं है कि द एवरीबॉडी इज ए अनप्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल जो है सोशल मीडिया में आ गए हैं, बड़े बड़े चैनल भी हैं, वो भी इस पे आ गए हैं। सरकार की बेरुखी जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता पर लगातार जारी, और दिन पर दिन उनके साथ सौतेली मां का व्यवहार ये शासक कर रहे हैं। इसमें आपका अनुभव चाहता हूं, इनको कब होश आएगी कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो बीच बीच से इस इलेक्शन में भी काम कर गया है और वोटर को उलझन से बाहर निकालेगा। योर एक्सपर्ट कमेंट। हरबंस जी, हम जिस दौर में आ चुके हैं उसमें अब सरकारों की भूमिका बड़ी सीमित हो गई है। मीडिया को लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास माइक है, और कई जगह जैसे निगम जी सीधे रूप से चाहे पत्रकार के साथ इन दिनों नहीं जुड़े हुए पहले, लेकिन आज ये भी पत्रकार हैं। आज इन जैसे लोग भी समाज के ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं, और जैसे एक नया टर्म आई है सिटीजन रिपोर्टर, तो वो भी अपने गली मोहल्ले की और बड़े गंभीर विषयों पे बात हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कपिल सिब्बल देश के बहुत बड़े वकील हैं, आज वो अपना एक पूरा चैनल चला रहे हैं, और उस चैनल में हर मुद्दे पे चर्चा होती है। तो ये ऐसे बदलाव हैं जो हमें बड़ा आशावान बनाते हैं। हमें लगता है कि मीडिया जो है वो आने वाले दिनों में और तरक्की करेगा। हाँ, इसमें सरकार का रोल खत्म हो रहा है, क्योंकि जैसे प्रिंट में हम देखते थे अखबारें एडवर्टीजमेंट के लिए सरकार के ऊपर निर्भर रहती थी। फिर जब टीवी जर्नलिज्म आया उसमें भी बड़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि उनको सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन ये जो नया मीडिया आया, सोशल मीडिया, इसमें किसी पर निर्भरता की ज़रूरत ही नहीं है, और शायद ये बहुत बड़ी ताकत है डेमोक्रेसी के लिए। तभी हमारा लोकतंत्र फल फूल रहा है। तभी आप देखें कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यूट्यूबर सामने आए हैं, उसने एक नई ताकत दी है, आम आदमी को आवाज़ दी है। आज किसी को किसी बड़ी अखबार में खबर छपवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए किस तरह से रविश कुमार, अजीत अंजुम और 4 PM संजय शर्मा, इस तरह के जो यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने देश में एक बड़ा बदलाव लाया है। उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई, और धीरे धीरे ये छोटे शहरों में भी हो रहा है, हमारे जम्मू में भी हो रहा है। बड़े लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, आप जैसे लोग, अनुभवी लोग आगे हैं। तो मैं तो बड़ा आशावान हूँ कि मीडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है, और ये दिन ब दिन और बढ़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार की भूमिका सिमटती जा रही है, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसकी भूमिका बड़ी कम हो गई है।
अब किसी यूट्यूबर को ज़रूरत नहीं है कि सरकार के अधिकारी के पीछे पीछे घूमे और ऐड के लिए, क्योंकि वो अपने आप पैरों पर खुद खड़ा है, आत्मनिर्भर है वो। तो ये मैं तो मीडिया के लिए बड़ा अच्छा भविष्यमान देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में और उज्जवल होगा, और इससे लोकतंत्र हमारा फलेगा फूलेगा। और अल्टीमेटली जैसे निगम जी ने बड़े ज़रूरी विषय को बार बार उठाया, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे जब आम लोग चर्चा करेंगे तो अपने आप आम जन का मन बदलेगा और वो सही जगह वोट डालेगा, सही उम्मीदवार को वोट देगा, सही दल को वोट देगा। वो उन दलों को वोट नहीं देगा जो भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, जो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये जो माइक और मोबाइल की शक्ति उसको मिल गई है आम आदमी को, ये ज़रूर देश बदलेगी, मेरा तो ये मानना है। जी निगम जी, आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, और जो मन्नू जी ने एक बात कही थी, मतदाता अभी भी उलझन में है, 40 सीटों पर अभी चुनाव होना है, प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू हो चुका होगा। आखिर में पूरे इस पर जो मतदाता उलझन में है, क्या उसकी उलझन सुलझ जाएगी इस 10 साल के बाद लगभग हो चुके और बाकी होने वाले चुनाव में? मेरा मानना है कि उलझन अभी सुलझी नहीं है। ये जो पिछले 2 चरण में मतदान हुए नगोके साहब, ये 60% 70% पोलिंग जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस समय 80-85% से ऊपर पोलिंग जाएगी। आज अगर देखा जाए कश्मीर और जम्मू में पोलिंग ऑलमोस्ट बराबर हो रही है, कुछ 2-4-5% का फर्क हो सकता है। अगर आप पीछे चले जाए 2013-14 के चुनावों में, तो मुझे याद है कि कश्मीर में भी 72% पोलिंग हुई थी। मन्नू जी करेक्ट कर सकते हैं मुझे। अगर ये सब चीजें देखी जाएं तो मेरे हिसाब से अभी मतदाता उलझन में है। सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका, 30% तबका कोई छोटा तबका नहीं है। हो सकता है उनमें बुद्धिजीवी भी हों, उनमें कुछ मेरे जैसे लोग भी हों जो आज भी ये सोच रहे हैं किसको वोट दे। राशिद इंजीनियर साहब जो हैं वो कल किस ओर करवट लें ये ऊपर वाला जानता है, जहां हमारी राजनीति दल बेहतर जानते होंगे। लेकिन आज वो कई बार एंटी नेशनल स्लोगन रेज करते हैं, जो मेरे हिसाब से कोई हमारे लिए कोई नेशन इंटरेस्ट में अच्छी बात नहीं है। चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं कि अभी पीछे हम इल्जाम सुन रहे जी, उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो वो इस्लामाबाद से बन के आया है, तो आप उसको टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? आप पावर में हैं, हटाइए उनको अगर वो इस्लामाबाद से आ रहा है तो ये कुछ ऐसी छोटी चीजें, सिर्फ नारे और स्लोगन नहीं होने चाहिए, एक्शन दिखाएं तो वो जो 30% है जो घरों में घुसा हुआ वो सबसे पहले बाहर आएगा। दर्शकों, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और चूंकि मैं भी पत्रकार हूं, इस आखिरी चरण में मैं भी अपने 2 शब्द रखना चाहता हूं, और वो सारे समर्पित हैं मन्नू शिरवस्त जी को और निगम जी को। चूंकि दोनों ही साथी, मुझे मिलाकर, मैं एमबीबीएस तो नहीं हूं, मगर जीवन का ज्यादा जो है वो मेडिकल साइड से मैंने गुजारा है, चाहे आर्मी थी, फिर अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अपने मेडिकल प्रैक्टिस, एंड आई एम लकी अब एम्स का मीडिया में देखता हूं। और इसीलिए मैंने एक डॉक्टर एंड हेल्थ ग्रुप बनाया है, हेल्थ ग्रुप भी बनाया है, जिसमें हेल्थ प्रोवाइडर निगम जी, बुद्धिजीवी मन्नू शिरवस्त जी, बहुत से ब्यूरोक्रेट और मैक्सिमम डॉक्टर उसमें हैं। और जो मन्नू जी ने जहां इशारा किया और निगम जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया था, अगर इस वक्त डॉक्टर्स में अगर सबसे बड़ा ग्रुप है तो यही डॉक्टर एंड हेल्थ केयर ग्रुप है, जिसमें हम खुलकर अच्छी चर्चा करते हैं। और हम बकायदा मेरे वॉच डॉग, अगर कोई थोड़ा ट्रैक से बाहर जाता, मैंने रिक्वेस्ट कर देते हैं कि बात मेडिकल की, समाज की करिए। ये प्रमाणित कर गया मन्नू जी की बात और उस ग्रुप की बात, हम अपने राइट ट्रैक पर जा रहे हैं। उसी दोबारा शब्द कहते हो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अंत में धन्यवाद तो बनता है मन्नू शिरवस्त जी का और निगम गुप्ता जी का, और सभी से ज्यादा देते हैं आप दोनों का धन्यवाद। हम भी लेते हैं इजाजत, सुनते हैं प्रधानमंत्री को। थैंक यू साहब।